Hello guys, my name is Tanuja Sharma. I'm your chemistry teacher and welcome to CDS. बेटा आज हम पढ़ने वाले हैं solutions in one shot. ओके तो चलिए शुरू करते हैं और शुरू करने से पहले थैंक यू सो मच ये हमारी वीडियोस देखने के लिए. एंड वन मोर थिंग बेटा जी, अगर आप ये वीडियोस आगे पहुंचा सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं तो दैट वुड बी वेरी सपोर्टिव. सो थैंक यू. चलो शुरू करते हैं. बेटा देखिए सोल्यूशन चैप्टर जो है ये बड़ा ही प्यारा सा छोटा सा चैप्टर है. तुम्हें लगता ही है थोड़ा बड़ा है, लेकिन जिस तरीके से हम कंप्लीट करेंगे ट्रिक्स के साथ में तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा ये चैप्टर. देखो सोल्यूशन चैप्टर में हम सबसे पहले ये जानेंगे कि सोल्यूशन होता क्या है. बेटा सोल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर. ठीक है, ये मिक्सचर है सबसे पहले तो ये समझिए. और कैसा है? होमोजीनियस है. ठीक है. और बेटा जी देखिए जैसे सपोज आपके पास पानी है और पानी में मैंने नमक डाल दिया तो वो भी क्या है? एक सोल्यूशन है. ठीक है. सॉलिड भी सोल्यूशंस हो सकते हैं जैसे कि एलॉय क्या होते हैं बेटा जी? आप दो मेटल्स को एक साथ मिला देते हो, है ना, तो वो भी क्या है? एक सोल्यूशन है. ओके. जैसे सपोज आपकी कोल्ड ड्रिंक भी क्या है? सोल्यूशन. क्यों? क्योंकि कोल्ड ड्रिंक के अंदर बेटा जी कार्बोनेटेड वाटर होता है. जो कार्बोनेटेड वाटर है इसका मतलब क्या हुआ कि वाटर और उसके अंदर क्या डाला है बेटा? CO2 गैस. ठीक है, तो वो क्या हो गया? गैस एंड लिक्विड. तो वो भी आपका एक क्या है? सोल्यूशन है. तो चलिए हम इनके बारे में जानेंगे कि अगर मान लीजिए आपके पास कोल्ड ड्रिंक है तो उस कोल्ड ड्रिंक पर आप कौन सा लॉ लगा सकते हैं केमिस्ट्री का. ठीक है, तो वो हम इस चैप्टर में जानेंगे. और अगर आपके पास सपोज नींबू पानी है, ठीक है, तो नींबू पानी पे आप कौन सा लॉ लगा सकते हैं या उसकी सॉल्युबिलिटी किस पर डिपेंड करेगी, है ना. तो ये सारी बातें हम इस चैप्टर में करेंगे. तो चलो शुरू करें. देखो बेटा शुरू तो कर दिया ऑलरेडी. सॉल्यूशंस क्या है? होमोजीनियस मिक्सचर है. और उन होमोजीनियस मिक्सचर उन एलिमेंट्स का है जो आपस में रिएक्ट ना करते हो. ठीक है, आपस में क्या करते हो? आपस में रिएक्ट नहीं करते हो. जैसे सपोज मैंने ए और बी मिलाया तो बेटा जी उनको आपस में रिएक्ट नहीं करना चाहिए, तभी वो सोल्यूशन फॉर्म करेंगे. ठीक है, ये इसकी एक छोटी सी कंडीशन है जो बहुत कम लोगों को पता होती है. ठीक है, तो क्या होना चाहिए बेटा जी? नॉन रिएक्टिंग मिक्सचर होना चाहिए. ठीक है, तभी आप ये सारे लॉज भी लगा पाओगे जो हम आज यहाँ पर पढ़ने वाले हैं. ठीक है, क्या होना चाहिए? नॉन रिएक्टिंग. ओके, आपस में रिएक्ट नहीं करने चाहिए. देखो अब आगे बढ़ते हैं. बेटा जी सॉल्यूशंस का जो साइज होता है, जो सोल्यूशन पार्टिकल्स का जो साइज होगा वो 1 to 10 एंगस्ट्रॉम होता है, यानी कि बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं. इससे ऊपर वाले साइज के कौन होते हैं? कोलॉइड्स. ठीक है, कोलॉइड्स का क्या साइज होगा बेटा? 10 to 1000 एंगस्ट्रॉम. ठीक है, कोलॉइड्स चैप्टर भी आप पढ़ते हो ना सरफेस केमिस्ट्री में, राइट. और उसी के अंदर बेटा जी जो सबसे बड़ा है वो है सस्पेंशन. सस्पेंशन बेटा जी आपका 1000 एंगस्ट्रॉम से ऊपर वाले को हम बोलते हैं सस्पेंशन. ठीक है, यानी कि मान लीजिए मेरे पास यहाँ पानी है और पानी में मैंने क्या डाल दिया बेटा? नमक डाल दिया, NaCl डाल दिया, या मैंने शुगर डाल दी, ठीक है, चीनी डाल दी. ठीक है, तो वो मेरा क्या हो गया बच्चा? सोल्यूशन हो गया. ठीक है, कोलॉइडल पार्टिकल्स आपको पता है कोलॉइडल पार्टिकल्स का साइज क्या होगा? उससे बड़ा होगा. अगर आपको सपोज मैं कहूं कि आप बताइए कि सिर्फ देखकर बताओ कि पानी में नमक है या नहीं, तो नहीं बता सकते ना. आपको क्या करना पड़ेगा? उसको टेस्ट करना पड़ेगा. या चीनी को क्या करना पड़ेगा? इस सोल्यूशन को टेस्ट करके ही आप बता सकते हो कि इसके अंदर ये प्रेजेंट है या नहीं है. देखकर नहीं बता सकते ना, क्योंकि पार्टिकल साइज क्या है? बहुत छोटा है. वेयरएज मान लीजिए मैंने पानी में मिट्टी मिला दी. ठीक है, मिट्टी मिला दी और आपने देखा है वो थोड़ी देर में, अगर पानी में मिट्टी मिला दो तो मिट्टी थोड़ी देर में सस्पेंड हो जाती है नीचे, तो वो क्या है? सस्पेंशन. क्लियर? बात समझ में आ गई? जो पार्टिकल साइज आपको नजर आ रहे हैं इतने बड़े कि आप नेकेड आई से भी उनको देख सकते हो. क्लियर? चलिए बेटा अब आगे चलते हैं. सॉल्यूशन की डेफिनेशन हमने कर ली है. नाउ वी मूव टू. देखो मैंने कहा ना कि जब आप ये चैप्टर आगे से पढ़ोगे ना तो आपको समझ में आएगा, सारी चीजें लिंक होंगी. ठीक है, लिंक करके पढ़ाती हूँ मैं. अब देखो सॉल्युबिलिटी की बेटा अगर मैं बात करूं तो सॉल्युबिलिटी क्या है बेटा जी? कितना अमाउंट कितने में डिसॉल्व हुआ. तो एक तरह से क्या हुई? कंसंट्रेशन टर्म में भी बोल सकते हैं ना. ठीक है, तो जो सॉल्युबिलिटी है वो हमें पढ़नी है बेसिकली तीन सॉल्यूशंस की हमें सॉल्युबिलिटी पढ़नी है इस चैप्टर के अंदर. फर्स्ट इज सॉलिड
इन लिक्विड, यानी कि आपने लिक्विड में किसको डिसॉल्व किया, सॉलिड में, सॉलिड को किस में डिसॉल्व किया, लिक्विड में। जैसे कि एक बड़ा प्यारा सा एग्जांपल है जो भी मैंने अभी भी दिया था आपको, NaCl इन वाटर, ठीक है, और आई कैन से शुगर इन वाटर। ये क्या है बेटा, सॉलिड एंड लिक्विड है, ठीक है। दूसरा आपको क्या पढ़ना है, दूसरा पढ़ना है बेटा जी आपको गैस इन लिक्विड, ठीक है, गैस इन लिक्विड, ठीक है। और तीसरा आपको क्या पढ़ना है, तीसरा पढ़ना है लिक्विड इन लिक्विड, ठीक है। गैस इन लिक्विड, बहुत सबसे अच्छा एग्जांपल क्या, कार्बोनेटेड वाटर, यानी कि कोल्ड ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स। कोल्ड ड्रिंक्स में क्या होता है बेटा जी, CO2 इन वाटर। इसके अलावा कुछ भी नहीं है कार्बोनेटेड वाटर, जो आप ये थम्स अप, पेप्सी ये सब पीते हो ना, ठीक है, मैं भी पीती हूँ कभी कभी, ठीक है, कभी कभी। तो क्या बेटा जी, वाटर, वाटर है, वाटर में शुगर होती है, चीनी होती है, अगर आप पीछे इंग्रेडिएंट पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा। और क्या होती है, CO2 होती है, गैस होती है। जैसे आप ढक्कन खोलते हो सबसे पहले आवाज आती है ना, वो CO2 की आवाज है, ठीक है। वो क्या होता है बेटा जी, अभी तक तो वो सॉल्युबल थी, लेकिन अब क्या हो गया, उड़ गई। क्यों उड़ी, क्या रीजंस थे, वो देखेंगे इसमें, ठीक है। अच्छा, वो डिसॉल्व कैसे कराई होगी, क्या कंडीशंस हमने रखी होंगी, वो देखेंगे इसमें, ठीक है। अब देखो, नेक्स्ट इज लिक्विड एंड लिक्विड। ये बड़ा बढ़िया एग्जांपल है, बच्चों को बहुत जल्दी समझ में आता है। जैसे कि एल्कोहल इन वाटर, ठीक है, कि आपने क्या किया, आपने एल्कोहल को अगर पानी में डाल दिया, ठीक है, तो आपका जो सोल्यूशन बनेगा वो भी हम इसके अंदर पढ़ेंगे, लिक्विड इन लिक्विड, ठीक है। अच्छा चलिए अब आगे चलते हैं। बेटा जी आपको अगर याद होगा तो जो सॉलिड है, ये सॉलिड जो है बेटा जी, ये आपका नॉन वोलेटाइल होना चाहिए। नॉन वोलेटाइल का मतलब क्या होता है कि जब आप इसको हीटअप करोगे तो ये इवेपोरेट ना हो, ठीक है, ये इवेपोरेट ना हो। भाई आपको पता है यार, नमक ऐसे तो बनाते हैं, है ना, समंदर किनारे गड्ढे खोद देते हैं, ठीक है, पानी आता है, पानी इकट्ठा हो जाता है उनमें, और फिर क्या होता है, धीरे धीरे पानी इवेपोरेट हो जाता है, नमक रह जाता है, ठीक है, बात समझ में आ रही है। फिर बाद में प्यूरिफिकेशन ये वो, फिर हम तक आता है, क्लियर हो रही है बात। तो नमक क्या है हमारा, नमक क्या है बेटा जी, नॉन वोलेटाइल, यानी कि इसमें आपको ये बात ध्यान रखनी है कि यहां पर जो सॉलिड है दैट शुड बी नॉन वोलेटाइल, उड़ना नहीं चाहिए बेटा जी, पंख नहीं होने चाहिए उसके, उड़ेगा नहीं, ठीक है। और लिक्विड शुड बी वोलेटाइल, ये होना चाहिए वोलेटाइल, ठीक है। अगर उस तरफ जाऊं बेटा जी, देन बोथ शुड बी वोलेटाइल, दोनों ही अगर वोलेटाइल होंगे तब हम इस कंडीशन में इसमें रख सकते हैं। जो इस पर लॉज लगेंगे, जो यहां पर हम पढ़ेंगे, वो हम उस पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर। यानी कि दोनों ही क्या होने चाहिए बेटा जी, वोलाटाइल, वोलाटाइल, क्लियर होगी बेटा जी बात, ठीक है। ये भी क्या है, वोलाटाइल है, और ये भी क्या है, वोलाटाइल है, क्लियर। अच्छा आगे चलते हैं। देखो बेटा यहां पर वोलाटाइल इन वोलाटाइल, यहां पर क्या होगा, नॉन वोलाटाइल इन वोलाटाइल, ठीक है, ओके। अब बच्चा एक चीज समझिएगा, यहां पर इन दोनों केसेस में जो हम लगाते हैं, वो लगाते हैं, मैं रेड मार्कर ले लूं, यहां पर इन दोनों केसेस में जो लगाते हैं वो होता है बेटा जी आपका राउल्स लॉ। राउल्स लॉ पूछ लेता है बेटा जी कि आपका राउल्स लॉ किस पर लगेगा, आपका हेनरीज लॉ किस पर लगेगा, ठीक है, ये है आपका राउल्स लॉ, ठीक है। और ये जो आपने, ये जो गैस है लिक्विड है, इस पर जो आप लगाते हो बेटा जी, वो होता है आपका हेनरीज लॉ, क्लियर हो रही है बात, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब बेटा जी यहां पर जो सॉल्युबिलिटी है वो किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, वो भी थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए अगर मैं सॉलिड एंड लिक्विड की बात करूंगी तो जो सॉल्युबिलिटी है वो डिपेंड करती है, सबसे पहला चीज किस पर डिपेंड करेगी, नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, दोनों के नेचर पर डिपेंड करेगी, ठीक है। देखो बेटा जी एक चीज आपने सुनी होगी, लाइक डिसॉल्व लाइक, जो जैसा है वो वैसे को ही डिसॉल्व करता है। नमक पानी में इसलिए डिसॉल्व हो जाता है क्योंकि नमक भी पोलर है, आयनिक बॉन्ड होता है ना उसके अंदर, नमक के अंदर। और क्या है बेटा जी, वाटर भी क्या है बेटा जी, पोलर है। क्लियर हो रही है मेरी बात, समझ में आ गई। अब तुम सोच रहे हो मैम शुगर में तो नहीं है ना पोलर बॉन्ड, ये तो कोवेलेंट कंपाउंड है। हाँ तो ये क्यों डिसॉल्व है, मुझे बताना मुझे, जिस बच्चे को पता है कि शुगर फिर क्यों पानी में डिसॉल्व हो जाती है जबकि उसके अंदर तो आयनिक बॉन्ड होता ही नहीं,
और मैंने कहा है लाइक डिसॉल्व लाइक, जो जैसा है वो वैसे को ही डिसॉल्व करता है, ठीक है। नहीं बताओगे तो मैं ही बताऊंगी ऑफ कोर्स, ठीक है। चलो अब आते हैं बेटा जी इस पर, ठीक है। तो यहाँ पर नेचर मैंने बता दिया, नेचर पर डिपेंड करेगी, नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट, ठीक है। तो और मैंने एक्सप्लेनेशन क्या दी बेटा आपको, लाइक डिसॉल्व लाइक, जो जैसा है वो वैसे कोई डिसॉल्व करेगा, ठीक है। अच्छा, और दूसरी चीज है बेटा जी टेम्परेचर। टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करेगा, आप सोचिए, अगर आपने सॉलिड को डिसॉल्व कराया लिक्विड में, सॉलिड को डिसॉल्व कराया लिक्विड में और ऑलरेडी उससे हीट निकल गया, हीट एक्सर्ट हो रही है, बाहर निकल रही है हीट, ठीक है। तो क्या हो गई है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गई। बेटा जी जब भी आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी यानी कि हीट उल्टा निकलेगी, ठीक है, तो टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी कम होती है। इसका बेस्ट एग्जांपल मैं बताती हूँ आपको कि कई बच्चों ने देखा भी होगा, कुछ बच्चों को पता नहीं होगा। देखो जब घरों में व्हाइट वॉश होती है तो व्हाइट वॉश के दौरान जो CaO कैल्शियम, ऐसे बोल देते कैल्शियम ऑक्साइड को बेटा जी जब हम पानी में डालते हैं, चूना जो होता है, ठीक है, चूने को जब हम पानी में डालते हैं बेटा जी, तो वो आपको पता होगा क्विक लाइम को जब पानी में डालते हैं तो स्लेट लाइम बनता है, CaOH का होल्ड वाइज बनता है, और बेटा इस प्रोसेस में बहुत सारी हीट निकलती है। ये तो मैंने बोला वैसी लैंग्वेज में साइंटिफिक, आप हिंदी में समझिए, आप प्योर हिंदी में, जब पुताई होती है बेटा जी, व्हाइट वॉशिंग होती है, तो जो काम करने आते हैं वो क्या करते हैं, चूने को पानी में डिसॉल्व कराते हैं, ठीक है, और अच्छा खासा एक बड़ा कंटेनर होता है, ठीक है, जिसमें वो उसको डिसॉल्व कराते हैं और डिसॉल्व करने के बाद में उसको यूज करते हैं, ठीक है। एंड दैट प्रोसेस इज रियली वेरी वेरी एक्सोथर्मिक, ठीक है, आप उस कंटेनर तक को नहीं छू सकते, वो इतना गर्म हो जाता है, ठीक है। तो उस टाइम पर अगर आप हीट अप कर दोगे, तो हीट तो निकल रही है ना, सराउंडिंग में जा रही है हीट, थर्मो याद करो, सराउंडिंग में निकल रही है हीट, ठीक है। तो क्या होगा उस टाइम पे, टेम्परेचर अगर बढ़ा दोगे तो सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। यानी कि अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन अगर हो रही है, ठीक है, एक्सोथर्मिक हो रही है बेटा जी डिसॉल्व कराने पर, तो जो टेम्परेचर अगर आप बढ़ाओगे, ठीक है, टेम्परेचर अगर बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी बेटा जी, कम हो जाएगी, ठीक है। और एंडो है अगर एंडोथर्मिक का बढ़िया एग्जांपल बताती हूँ बेटा जी। जब सपोज आपको नींबू पानी बनाना हो, ठीक है, गर्मियों में नींबू पानी बनाना है, अब तुमने देखा है ठंडे पानी में चीनी इतनी जल्दी डिसॉल्व नहीं होती, ठीक है, और ज्यादा लोगों के लिए नींबू पानी बनना, तो क्या करते हैं, ठंडे पानी में चीनी डिसॉल्व कराना तो बहुत हेक्टिक काम है, ठीक है, बहुत देर में डिसॉल्व होगी, तो क्या करते हैं, हल्का सा पानी गर्म कर लेते हैं और उसमें चीनी डाल देते हैं। क्यों करते हैं ऐसा, लास्ट में पीना तो हमने ठंडा ही है, क्यों, क्योंकि ठंडे गर्म पानी में चीनी जल्दी डिसॉल्व हो जाती है, ठीक है, समझ आ रही है बात, देख लो। तो टेम्परेचर अब यहां पर बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी बेटा जी, बढ़ जाएगी अगर एंडोथर्मिक है, यानी कि उसको हीट की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, हीट की रिक्वायरमेंट है। यही सेम चीज जब रसगुल्ले बनाए जाते हैं बेटा जी, तब भी यूज होती है। रसगुल्ले देखे तुमने ना, बनते हुए कभी देखे होंगे, तो चाशनी में डाला जाता है, वो चाशनी भी इसी तरह से बनाई जाती है। चीनी को हम पानी के अंदर डिसॉल्व कराते रहते हैं, ठीक है, और नीचे से हीट देते रहते हैं, ठीक है, ताकि हमारा जो सोल्यूशन है, शुरू में तो बेटा अनसैचुरेटेड होगा, ठीक है, फिर बाद में क्या होगा, सैचुरेटेड होगा, बिल्कुल हम उसको तपा देते हैं चीनी को, ठीक है, तब जाके हमारी क्या बन जाती है, चाशनी बन जाती है, फिर हम खाते रहते हैं, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आ गई। अब आते हैं बेटा गैस एंड लिक्विड्स पर। गैस एंड लिक्विड में सेम वही नेचर वाली बात, ठीक है, जो जैसा है लाइक डिसॉल्व लाइक। दूसरी चीज टेम्परेचर, बेटा जी यहाँ पर याद रखिएगा, कोल्ड ड्रिंक को कोल्ड हम इसीलिए पीते हैं क्योंकि अगर टेम्परेचर हाई हुआ तो कोल्ड ड्रिंक की जो बॉटल होगी वो फट जाएगी बेटा, ठीक है, कोल्ड ड्रिंक की बॉटल फट जाएगी, चाहे करके देख लेना, ठीक है, धूप में रखना और थोड़ी बार ऐसे ऐसे हिला दे, फट जाएगी, ठीक है, या फिर उसको रखे रहने दो अच्छी खासी धूप में, ठीक है। तो क्या होगा बच्चा, रीजन मैं बताती हूँ, देखो टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। अब सोचो ये कोल्ड ड्रिंक है, मैं एक बॉटल बनाती हूँ यहाँ पर, वैसे मेरी आर्ट इतनी अच्छी है नहीं, ये बॉटल है कोल्ड ड्रिंक की, ठीक है, और पेप्सी की बना लेते हैं, मेरे को पेप्सी पसंद नहीं है, तो ये पेप्सी की बॉटल है, ठीक है, जो पूरी बॉटल बनाई मैंने पेप्सी की है। तो चलो देखो, अब इसमें क्या है, इसमें आपकी CO2 डिसॉल्व है ना। अब
जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा इसका तो सॉल्युबिलिटी कम होगी और गैस कहाँ जाएगी बेटा, ऊपर ऊपर आ जाएगी सरफेस पर। देखो थोड़ी सी जगह खाली होती है, ठीक है, तो यहाँ पर आने लगेगी बेटा जी, ऊपर आने लगेगी। अब ये क्या करेगी, इस कंटेनर पे प्रेशर अप्लाई करेगी, ठीक है, और प्रेशर इतना ज्यादा, अगर इसने ज्यादा टेम्परेचर बढ़ा हुआ है इसका, तो ज्यादा, जितना ज्यादा प्रेशर लगाएगी तो क्या होगा, जो वॉल होगी बेटा फट जाएगी। क्लियर, बात समझ में आ रही है? तो टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी इन केसेस में हमेशा क्या होती है बेटा जी, कम होती है। कम होने की वजह से वो क्या होती है बेटा जी, फट जाती है। इसीलिए कोल्ड ड्रिंक्स को फ्रीजर में स्टोर करके रखा जाता है, ठीक है, फ्रीज में रखा जाता है, इसीलिए बाहर धूप में रख दोगे तो हो जाएगा उनका काम, ठीक है। चलो अब आगे बढ़े। थर्ड है प्रेशर। बेटा जी यहां जो प्रेशर का इफेक्ट है मैं बता देती हूँ, आप जब प्रेशर बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, और यही इसी को एक्सप्लेन करता है बेटा जी हेनरीज लॉ, ठीक है। हेनरी क्या बताता है, प्रेशर का इफेक्ट बताता है ऑन सॉल्युबिलिटी इन गैस एंड लिक्विड्स। पूछ लेता है कई बार, और अब तो आपके जो एमसीक्यू क्वेश्चन है बेटा जी उनमें आराम से क्वेश्चन पूछ सकता है किससे रिलेटेड है, ठीक है। टेम्परेचर प्रेशर दोनों से रिलेटेड है क्या हेनरी लॉ, नहीं, सिर्फ किससे रिलेटेड है, प्रेशर से रिलेटेड है, ठीक है, प्रेशर से और सॉल्युबिलिटी से। क्लियर हो गई बात, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये मैंने आपको नेचर की यहाँ पर बात कर ली। राउल्स लॉ बेटा इसमें सेम चीजें हैं लिक्विड एंड लिक्विड में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा अब राउल्स लॉ को खुलकर, पहले हम राउल्स लॉ को डिस्कस करेंगे, फिर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को, लास्ट में हम हेनरीज लॉ को डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए देखिए बेटा राउल्स लॉ मैंने किन पर बताया, हाँ इसमें एक चीज बतानी रहेगी जो आपके एग्जाम के लिए दिस इज रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड द इम्पोर्टेंट थिंग इज कि वो आपसे पूछ लेता है राउल्स लॉ किस पर लगाते हैं, सल्यूट पर या सॉल्वेंट पर या दोनों पर या किसी पर नहीं, ठीक है। तो आपको अगर इस तरीके को बेटा मैं आपको क्वेश्चंस जो है विद ईयर भी करा सकती हूँ, बट दैट विल टेक टाइम, इसीलिए मैं ऐसे आपको बता देती हूँ ताकि टाइम कम लगे, ठीक है। अदरवाइज मैं क्वेश्चन यहाँ पर पेस्ट कराऊं फिर बोलूं, ठीक है, तो उससे टाइम ही ज्यादा जाता है। तो आप इस बात को समझिए कि क्वेश्चन ये आया हुआ है, कई बार आया हुआ है ये क्वेश्चन, आपको लास्ट ईयर के पेपर्स में मिल जाएगा। सो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि राउल्स लॉ जो लगता है वो सॉल्वेंट पर लगता है, सॉल्वेंट पर, सल्यूट पर नहीं, NaCl पर नहीं लगाते हम, किस पर लगाते हैं, इस सॉल्वेंट पर लगाते हैं। क्लियर हो गई बात, राउल्स लॉ एप्लीकेबल ऑन सॉल्वेंट, वेयर एज हेनरीज लॉ किस पर लगता है, गैस पर, क्योंकि हम पूरी बात किसकी करते हैं, गैस की सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हेनरीज लॉ किस पर लगता है, गैस पर, ठीक है, गैस जो डिसॉल्व हो रही है यानी कि सल्यूट पर, ओके। सॉल्वेंट मत कराना और मार्क करके लिख लेना बेटा इसको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए आगे बढ़ते रहे, बहुत बड़े। राउल्स लॉ, राउल्स लॉ बेटा जी ये राउल्स लॉ मैंने आपको क्या बताया, दो पर लगेगा। सबसे पहला कौन था, सबसे पहला था हमारा सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड इन लिक्विड, और दूसरा क्या था, लिक्विड इन लिक्विड। और मैंने बताया कि किस पर एप्लीकेबल होता है बेटा जी, किस पर, सॉल्वेंट पर, सॉल्वेंट पर। क्लियर होगी बात। चलिए अब देखो बच्चा ध्यान से समझना, अब यहां से बहुत ध्यान से देखो बेटा, सबसे पहले उसकी बात करते हैं। देखो लिक्विड एंड लिक्विड की बात की मैंने, यानी कि दो लिक्विड है, ठीक है, दो लिक्विड है। बहुत ध्यान से कान खोल के समझना, अगर तुमने यहां समझ लिया तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऐसे ऐसे समझ में आ जाएगी, ठीक है। बस ये दो चीजें ध्यान से समझ लो, ठीक है। देखो लिक्विड एंड लिक्विड है। अब मान लो कि मैंने यहां पर एल्कोहल लिया और एल्कोहल में क्या मिला दिया, पानी मिला दिया, ठीक है। एल्कोहल में पानी मिलाते हैं, ठीक है, तो ये हो गया C2H5OH, और इसमें मैंने क्या डाल दिया बेटा जी, ऊपर से OH डाल दिया, H2O, ठीक है, H2O पानी डाल दिया। अब देखो एक बात सोचो कि अगर ये हीटअप हो, ठीक है, तो हीटअप होने से क्या होगा बेटा जी, अगर मान लो थोड़ा भी हीटअप हो तो इसकी वेपर बनेगी, ठीक है। और अगर ये कंटेनर क्लोज है, कंटेनर बड़े बुरे बनते हैं मेरे, ठीक है, तो अगर ये कंटेनर क्लोज है बेटा जी, तो यहाँ पर जो भी मेरा लिक्विड होगा, जो भी मेरा यहाँ पर लिक्विड होगा, किस किस का लिक्विड है, देखो किस किस का लिक्विड है, एल्कोहल का
एल्कोहल का और पानी का। अब देखो बेटा जी, जो क्योंकि दोनों ही वोलेटाइल है, अगर दोनों ही वोलेटाइल है तो क्या होगा बेटा जी, दोनों के ही क्या जाएंगे यहाँ पर, वेपर बनेगी, और वेपर, वो वेपर क्या लगाएगी, इस पर प्रेशर लगाएगी। इसी को क्या कहते हैं बेटा जी, वेपर प्रेशर कहते हैं। भाई वेपर प्रेशर और क्या होता है, यही तो है कि आपका जो वेपर सरफेस पर, लिक्विड सरफेस पर जो प्रेशर लगाती है उसको क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर बोलते हैं। ठीक है, अब इमेजिन करो, देखो बेटा जी कि हम इसको हीटअप कर रहे हैं, इसकी वेपर बन रही है और इसकी वेपर क्या कर रही है बेटा, इस लिक्विड सरफेस पे क्या कर रही है बेटा जी, प्रेशर लगा रही है। क्लियर हो गया? यानी कि यहां से आपको एक बात तो समझ में आ रही है कि मैं भले ही 2 कंपोनेंट लगा लूं या 1000 कंपोनेंट मिला दूं, अगर वो सारे वोलेटाइल हैं तो क्या करेगा, हर एक कंपोनेंट कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर अप्लाई करेगा। यानी कि ईच कंपोनेंट विल exert some वेपर प्रेशर, कुछ ना कुछ बेटा जी वेपर प्रेशर लगाएगा। बात समझ में आ रही है? कुछ ना कुछ क्या लगाएगा, वेपर प्रेशर लगाएगा। इसी वेपर प्रेशर को जब ज्यादा कंपोनेंट, देखो एक अकेला कंपोनेंट अगर हुआ, मान लो इस कंटेनर में सिर्फ पानी नहीं है, इसमें सिर्फ अल्कोहल है, ठीक है, और मैंने इसको हीटअप किया, तो जो वेपर प्रेशर टोटल होगा वो किसका होगा, अल्कोहल का होगा। बात समझ में आ रही है? मैंने इस कंटेनर को हीटअप किया, 1 मिनट रुको बेटा जी, नहीं छोड़ो, पानी में बाद में पीऊंगी, तुम पहले समझो इसको कि जो मैंने हीटअप किया तो जो अल्कोहल होगा इसके सरफेस पर क्या लगाएगा बेटा जी, प्रेशर लगाएगा, और उसी को मैं क्या बोलूंगी, वेपर प्रेशर। लेकिन अगर एक से ज्यादा है कंपोनेंट तो दोनों का कुछ ना कुछ पार्ट होगा। जब दोनों का पार्ट होगा बेटा जी, तो वो जो वेपर प्रेशर आ रहा है उसमें एक का कुछ पार्ट है और दूसरे का भी कुछ पार्ट है ना? बात समझ में आ रही है? तो ये क्या हो गया, पार्टियल प्रेशर हो गया, पार्टियल प्रेशर। समझ में आ रही, वर्ड समझ में आ रहे? जो पार्शियल प्रेशर है उसको ऐसे करो, पार्टियल प्रेशर, ठीक है, यानी कि दोनों का कुछ ना कुछ हिस्सा है उसमें। तो यही क्या है बेटा जी, आपका पार्टियल प्रेशर है, और आई कैन से पार्शियल प्रेशर। क्लियर हो गई बात? ठीक है बेटा, यहां तो टोटल का यही होगा। जो ये होता है बेटा प्योर स्टेट में, जो प्योर स्टेट में होता है उसको नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। प्रेशर नॉट, इसका मतलब नॉट अगर लगा हुआ है तो कि इसके साथ कोई भी मिला हुआ नहीं है, यानी कि जो टोटल प्रेशर लग रहा है वो इसी का है। मान लीजिए इसको मैं यहाँ ये देखूंगी, ठीक है। ऐसे ही वाटर का अगर मैं ले लूं प्योर स्टेट में बिना अल्कोहल के, तो क्या हो गया बेटा जी, उसका क्या हो जाएगा बेटा जी, सेम P0H2O। अब मैंने दोनों को मिलाया तो अब यहां पर जो प्रेशर होगा वो क्या होगा, पार्टियल प्रेशर। बेटा पहले टर्म्स क्लियर कर लो, अगर टर्म्स क्लियर हैं तभी सवाल में अप्लाई तभी कर पाओगे, वरना बच्चों की कंप्लेन यही रहती है, मैम सब पढ़ लिया, थ्योरी पढ़ ली, लेकिन सवाल नहीं हो रहे। ठीक है, वो इसीलिए बेटा जी क्योंकि तुम सवाल समझ नहीं रहे हो। ठीक है, आप चीजों को नहीं समझ रहे हो, आपको लगता है फिजिकल केमिस्ट्री फॉर्मूला है, रट लिया, फॉर्मूला कर लिया, फॉर्मूला में लगा दो बस। फॉर्मूला में लगाने के लिए समझना तो पड़ेगा कि कौन सी टर्म क्या है। बात समझ में आ रही है? और इसके सवाल तो वैसे ही फेमस है कि बच्चों को समझ नहीं आता। ठीक है, तो पहले क्या करो, टर्म समझो अच्छे से। पार्टियल प्रेशर समझ में आया, जब कंपोनेंट क्या है बेटा जी, एक से ज्यादा कंपोनेंट है तो पार्टियल प्रेशर होगा। लेकिन अगर एक अकेला है तो उसका प्योर का जो वेपर प्रेशर आएगा वही है, P0 से रिप्रेजेंट कर देंगे। बात समझ आ गई? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये जो पार्टियल प्रेशर है ये बेटा जी डिपेंड अपॉन, किस पर डिपेंड करता है? ये 2 चीजों पर डिपेंड करता है। एक तो मोल फ्रैक्शन पर, उसके मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट, उसके मोल फ्रैक्शन पर। ठीक है, और दूसरा किस पर डिपेंड करता है बेटा जी, उसके प्योर के वेपर प्रेशर पर, यानी कि प्योर वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट, जब उसके साथ कोई भी नहीं था, प्योर कंपोनेंट। बताओ इतनी कहानी क्लियर? क्या इतनी बात क्लियर हो गई? वेरी गुड, क्लियर बच्चा। इसको भी यहीं पर हमने पॉज किया हुआ, इसको करेंगे। ठीक है, क्लियर, समझ में आई बात? यहाँ पे देखो बेटा जी, इसको अगर मैं यहाँ कंटेनर्स में
ये हमारा पी नॉट वाटर हुआ, इन दोनों को मैंने मिलाया और ये मेरा क्या बन गया, ये पिक्चर मेरी तैयार हो गई। तो यहां पर तो मेरा पी नॉट होगा, देखो 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 देखो, समझो, बहुत ध्यान से समझो, यहां पर ये मेरा पी नॉट, भाई पी नॉट ये हो गया मेरा वेपर प्रेशर ऑफ एल्कोहल, ये हो गया मेरा वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, लेकिन यहाँ पर क्या आ जाएगा, पार्टिकल प्रेशर आ जाएगा। अब एक चीज समझो बेटा जी, एक चीज समझो कि इसने यहाँ क्या बोला है, यहाँ बोला पार्टिकल प्रेशर डिपेंड अपॉन, यानी पार्टिकल प्रेशर कौन है मेरा, जो यहाँ पर आ रहा है, यहाँ वाले को मैं बोल दूंगी, मान लो ए बी है, ए बी के टर्म्स में मान लो कि ये मेरा ए है, ये मेरा बी है, यहाँ मेरे ए बी है, ठीक है। तो जो मेरा पी ए होगा, यानी कि पार्टिकल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए, वो किस पर डिपेंड कर रहा है, देखो थ्योरी से देखो, पार्टिकल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए डिपेंड्स अपॉन द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, एंड वेपर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट, ठीक है, वेपर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट इन प्योर स्टेट, ठीक है, क्या होगा वो, ये नॉट। क्लियर, समझ में आई बात। देखो बेटा जी मैं इतना एम्फसाइज इसलिए कर रही हूं क्योंकि इसको समझोगे तभी कॉलिगेटिव तक आराम से पहुंच पाओगे। देखो अब क्लियर हो गया, पीए हो गया, पीबी हो गया, ठीक है, डन। यहां पर आप 1 ले लो, इसको इक्वेशन को 2 ले लो, ठीक है, एंड इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 जब आप करेंगे, मैं क्या निकाल रहा हूं, अब मैं यहाँ पर जो टोटल प्रेशर आ रहा है वो निकाल रही हूँ, यहाँ टोटल प्रेशर, ठीक है, वो पीटी, टोटल प्रेशर कितना हो जाएगा, पीए प्लस पीबी, ठीक है, ये हो गया काई ए पीए नॉट प्लस काई बी पीबी नॉट। क्लियर होगी बात, ठीक है। अच्छा बेटा जी अब आपको पता है कि टोटल जो मोल फ्रैक्शन होगा काई ए प्लस काई बी 1 के बराबर होता है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप डिस्प्लेस कर सकते हैं, यहाँ पर आप लिख सकते हैं इसको, अगर मान लीजिए आप इसको डिस्प्लेस कर दे, अगर पीए नॉट 1 माइनस काई ए, ठीक है, पी बी नॉट, क्लियर। और आप इसको आगे जाके थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे, थोड़ा सा खोलेंगे, ठीक है, तो आपकी एक इक्वेशन और आ जाएगी, उसको याद करने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है, आप सिर्फ ऊपर वाली इक्वेशन को, इस वाली इक्वेशन को याद रखें, ठीक है, कि पीटी आपकी कैसे निकलती है, टोटल कैसे निकलती है, क्लियर। अच्छा बेटा जी अब आगे चलते हैं, यहीं पर आपको चीजें एक चीज में बताती हूँ जिसको हम कहते हैं आइडियल सोल्यूशन। देखो बेटा जी जैसे आइडियल गैस होती थी, जब आप स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ते थे तो आप आइडियल गैस पढ़ते थे, ठीक है, कि जो क्या करती है, जो सारे लॉज को फॉलो करे, ठीक है, चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, वो आइडियल गैस है, ठीक है, आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो करे, और आसान से बोल दूं मैं तो आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो करे तो वो आइडियल गैस होती है। बिल्कुल इसी तरह से, बिल्कुल इसी तरह से अगर कोई गैस राउल्ट्स लॉ को पूरी तरह से फॉलो करती है तो उसको हम कहते हैं आइडियल सोल्यूशन। क्लियर बात, आइडियल सोल्यूशन कौन से, जो राउल्ट्स लॉ को कंप्लीटली फॉलो करे, ठीक है, यानी कि इस चीज को पूरी तरह से फॉलो करे, पीटी बराबर पीए प्लस पीबी, इसको पूरी तरह से कंप्लीटली फॉलो कर रही है, ठीक है, तो वो आइडियल गैस है। लेकिन अगर वो फॉलो नहीं करती, ज्यादा जाता है कम जाता है, तो वो होता है नॉन आइडियल, ठीक है, ज्यादा गया तो पॉजिटिव डेविएशन, कम गया तो नेगेटिव डेविएशन। चलिए अब उसकी बात कर लेते हैं। आई होप आप इतना लिख भी रहे होंगे साथ में। बेटा जी इतने शॉर्ट में डायग्रामेटिकली अगर आप अपनी कॉपी में भी एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है, ये स्पेशली उन बच्चों के लिए जिन्होंने सीबीएसई का पेपर देना है, ठीक है, अगर बेटा जी इस तरीके से आप सीबीएसई कॉपी में एक्सप्लेन करते हो तो बेटा जी बहुत अच्छे मार्क्स मिलते हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट्स होते हैं इसके, ठीक है, बट एक्सप्लेन करने के लिए पहले आपको पढ़ना भी पड़ेगा। चलिए अब आगे चलते हैं बच्चा। मैंने क्या कहा था, आइडियल सोल्यूशन। आइडियल सोल्यूशन मैं कुछ इस तरीके से दिखा सकती हूँ। यहाँ देखिए बच्चा, ये ग्राफ जो है, यहाँ पर मैंने लिया काई ए बराबर 1, यहाँ पर लिया मैंने काई बी बराबर 1, यहाँ पर काई बी 0 है और यहाँ पर काई ए 0 है। अभी मतलब समझाते हैं क्या होता है इसका, ठीक है, डरिए मत। पी ए नॉट और यहाँ हो गया मेरा पी बी नॉट, ठीक है। बेटा जी क्या है कि यहाँ पर मान के चलिए कि यहाँ पर जो मेरा ए है वो बिल्कुल प्योर है, अभी प्योर, ठीक है, और यहाँ पर मेरा जो बी है वो बिल्कुल प्योर स्टेट में, ठीक है। तो मान लीजिए बी का यहाँ था जो नॉट आया, पी बी नॉट, ठीक है, वेपर प्रेशर जो आया इसका वो यहाँ है, ठीक है,
और ए का थोड़ा कम है, पी ए नॉट या यहाँ ले लीजिए, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, पी ए नॉट। क्लियर कल? अच्छा अब देखिए आगे समझिए इस बात को कि यहां पर एक इस तरीके से ये मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी, ये रिप्रेजेंट कर रही है पीटी टोटल को, ये पीटी को रिप्रेजेंट कर रही है यानी पी ए प्लस पीबी को। ठीक है, देखो बेटा जी इसमें क्या किया है, इसमें ये बाइनरी सोल्यूशन है, दो सोल्यूशंस है, क्योंकि इतना ज्यादा आपके बाइनरी सोल्यूशन आपके सिलेबस में है नहीं, ठीक है, कि मैं बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करूं, कर तो मैं सकती हूँ बट इससे आपका दिमाग ही जाएगा और मेरा टाइम, ठीक है, तो उतना एक्सप्लेन नहीं करते हैं। देखिए बाइनरी सोल्यूशन आप इतनी बेसिक समझिए, यहाँ पे ये प्योर है, यहाँ पे ये प्योर है। अब हम क्या करते हैं, जब इसका ग्राफ बनाते हैं तो बेटा जी हमने दो ग्राफ को मर्ज किया है, ठीक है, इसके ग्राफ को और इसके ग्राफ को हमने क्या किया, ये अलग अलग ग्राफ है, हमने इनको मर्ज किया, ठीक है, साथ में। अब यहाँ समझो इसका मोल फ्रैक्शन यहाँ 1 है, यानी कि ये पूरा कंप्लीट है, फिर धीरे धीरे इसका कम होता जाता है, और इसमें क्या कर रहे हैं, बी को ऐड करते जा रहे हैं, बी को ऐड करते हुए जा रहे हैं, ठीक है, और बी को ऐड करते करते यहाँ पर बी फाइनली 1 हो गया, काई बी 1 हो गया, और काई ये हमने क्या मान लिया यहाँ पर 0, ठीक है, क्लियर। यहाँ पे एक बीच में स्टेज आती है जिसमें 0.5 होता है, अब वो 0.5 दोनों के लिए, ठीक है, कि इसका भी 0.5 हो जाए, इसका भी 0.5 हो जाए, ठीक है। चलो उतना सिलेबस में नहीं है तो एम्फसाइज करने की जरूरत नहीं है। अब आगे आते हैं बेटा जी पी ए नॉट और पीबी नॉट, ठीक है। अब समझना जो इस लाइन पर आ जाए वो तो है आइडियल सॉल्यूशंस, और जो नेगेटिव जा रहे हैं वो है बेटा जी, और जो पॉजिटिव जा रहे हैं, ठीक है, यानी कि जिनका ग्राफ प्रैक्टिकली ऊपर जा रहा है वो होते हैं बेटा जी नॉन आइडियल, या नीचे जा रहा है वो होते हैं नॉन आइडियल, और नीचे जाने वालों को बोलते हैं हम नेगेटिव डेविएशन वाले, और जो ऊपर जाते हैं बेटा जी वो होते हैं पॉजिटिव डेविएशन। बेटा जी एग्जाम्पल जरूर कर लीजिएगा, बहुत जरूरी एग्जाम्पल करने, एक ट्रिक बता देती हूँ मैं एग्जाम्पल्स की, कि एग्जाम्पल को आप कैसे ध्यान रख सकते हो। बेटा जी नेगेटिव डेविएशन की ट्रिक ये है कि नेगेटिव डेविएशन तब होता है जब आपकी ज्यादातर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट हो, ठीक है, अगर स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, जैसे कि मैं बात करूं एसिड प्लस वाटर की, तो उनमें ज्यादातर नेगेटिव डेविएशन जाएगा। आइडियल सॉल्यूशंस तब होंगे बेटा जी जब आपके नॉन पोलर कंपाउंड्स होते हैं, नॉन पोलर के साथ नॉन पोलर हो, ठीक है, कि दोनों आपस में कोई रिएक्शन नहीं करते, बिल्कुल कुछ नहीं करते, ठीक है, जैसे बेंजीन के साथ टॉलिन, एन-हेक्सेन के साथ एन-हेक्टेन, ठीक है, तो ये क्या है बेटा जी, जैसे बेंजीन के साथ मैंने ले लिया टॉलिन, ये मेरा बेंजीन है, और बेंजीन के साथ मैंने ले ली टॉलिन, ठीक है। और पॉजिटिव डेविएशन क्या होगा बच्चा, जो आपस में घुलना मिलना ही नहीं चाहते, आपस में घुलना मिलना ही नहीं चाहते, ऐसे समझो, ठीक है, तभी देखो होगा क्या कि यहाँ पर भाई ए के कुछ बीच के बॉन्ड बी इनके बॉन्ड होंगे, ए बी बनेगा, तो जिनका इंटरेक्शन बहुत अच्छा होगा ए बी बना सकते होंगे, इंटरेक्शन बहुत अच्छा है, मैं ये नहीं कह रही कंपाउंड है, ये इंटरेक्शन है, ये भाई इंटरेक्शन है, इंटरेक्शन, ठीक है, तो ए बी इंटरैक्ट आपस में अच्छे कर सकते होंगे, तो क्या हो जाएगा नेगेटिव डेविएशन। और अगर ये खुश हैं कि नहीं मैं तो ए से इंटरैक्ट करके अच्छा हूं, मैं तो बी का बी से इंटरैक्शन अच्छा है, तो फिर क्या होगा बेटा जी, ये तो होगा नहीं, ये इंटरैक्शन हावी हो जाएंगे उसके ऊपर, ठीक है, और जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, आपस में घुलेंगे मिलेंगे नहीं, और क्या शो कर देंगे बेटा जी, पॉजिटिव डेविएशन। क्लियर होगी बात, समझ में आ गई। चलो आगे चलते हैं, एग्जाम्पल बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसके, ठीक है, एग्जाम्पल जरूर करने हैं, और मैं नोट्स में शेयर कर दूंगी बेटा जी सारे एग्जाम्पल्स और डिफरेंसेस, ठीक है, वो मैं नोट्स आपको शेयर कर दूंगी, ठीक है, तो आप वहां से देख सकते हैं टोटल क्या क्या इंपॉर्टेंट है। हाँ मैंने टेबल वाइज बनाया हुआ है, तो आई शेयर दैट विद यू। चलिए बच्चा आप टेलीग्राम ग्रुप पर देख सकते हो उसको, ठीक है, ये भी बता दूं मैं, क्योंकि फिर बच्चे बेचारे पूछते हैं कि मैम कहाँ से नोट्स मिलेंगे, तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप पर जाकर आप इसके नोट्स को देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। ओके चलिए अब आगे चलते हैं बेटा। अब हमने यहाँ तक तो पढ़ लिया, कंप्लीट कर लिया, आइडियल सॉल्यूशन पढ़ लिया, राउंड स्टॉक पढ़ लिया, लिक्विड एंड लिक्विड पढ़ लिया, नाउ वी आर ऑन सॉलिड एंड लिक्विड। अब आते हैं हम अपने सॉलिड एंड लिक्विड पर। सॉलिड इन लिक्विड, देखो बच्चा सॉलिड एंड लिक्विड में होता क्या है कि मान लीजिए ये मेरा सिंपल पानी था, यहाँ वाटर है,
और वाटर में मैंने क्या मिला दिया बेटा जी, अब क्या किया मैंने, नमक को मिला दिया, यानी कि नॉन वोलेटाइल सोल्यूट मिला दिया मैंने। तो जैसे मैं इसमें नॉन वोलेटाइल सोल्यूट मिलाऊंगी तो होगा क्या बेटा जी, ये नॉन वोलेटाइल सोल्यूट के पार्टिकल्स क्या होंगे बेटा जी, बीच बीच में आ जाएंगे। मैंने सोचा था ब्लू है, ठीक है, बीच बीच में आएंगे बेटा जी, यहाँ पर। तो क्या होगा कि यहाँ पर जितनी वेपर बन रही थी, यहाँ पर जो वेपर प्रेशर था, ठीक है, और यहाँ पर जो वेपर प्रेशर था, और आपको पता है भाई वाटर जो है वो तो वोलेटाइल है ना, लिक्विड कैसा होना चाहिए था मेरा, वोलाटाइल, ठीक है। NaCl ये कैसा होगा बेटा जी, नॉन वोलाटाइल, ठीक है। तो अब देखिए, ध्यान से देखिए, यहाँ पर जो इसका प्रेशर होगा, जो वेपर प्रेशर होगा वाटर का, वो तो कम हो गया ना। यहाँ प्योर स्टेट में है तो इसको P0 लिख दो, यहाँ सोल्यूशन का है तो ये PS हो गया। अब बताओ दोनों में से कौन ज्यादा, भाई दोनों में से कौन ज्यादा, दोनों में से P0 ज्यादा। क्यों ज्यादा, क्योंकि सोल्यूट पार्टिकल्स जो हैं वो यहाँ पर सस्पेंडेड है, सस्पेंडेड नहीं बोलेंगे, डिसॉल्व्ड है। जो सोल्यूट पार्टिकल्स है वो डिसॉल्व्ड है, और उनकी वजह से जो वेपर है वो थोड़ी क्या होगी बेटा जी, वाटर की कम बनेगी, ठीक है। अब समझिए कितनी कम बनेगी, इसी को मैं क्या बोलूंगी, डेल्टा पी। यही डेल्टा पी क्या है मेरा, लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, यही क्या है बेटा जी मेरा, लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। क्लियर बात, समझ आई। अब देखिए ये तो मेरी लोवरिंग इन वेपर प्रेशर होगी, तो रिलेटिव लोवरिंग क्या होगी, रिलेटिव तो हमेशा किसी के रेस्पेक्ट में होता है ना भाई, तो रेस्पेक्ट में देखिए आप, इसके रेस्पेक्ट क्या होगा, P0 होगा। P0 की रेस्पेक्ट में कितनी कम हुई है, इसी को बोलते हैं बेटा जी RLVP, रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गई, चलिए बहुत बढ़िया। देखिए बेटा जी, अब इसमें जो आपका आफ्टर डेरिवेशन एक फॉर्मूला निकल कर आता है, वो फॉर्मूला इज P0 यानी कि प्योर का, PS यानी सोल्यूशन का, डिवाइडेड बाय P0, ठीक है, इक्वल टू काई सोल्यूट मतलब कि N2 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2। बेटा याद रखना, 1 हमेशा जो होगा, 1 जो रिप्रेजेंट करते हैं वो हमेशा सॉल्वेंट होगा, ठीक है, क्योंकि पहले भाई आप क्या करते हो, जब नींबू पानी बनाते हो तो बताओ पहले क्या करते हो बेटा जी, पहले पानी डालते हो ना, बाद में उसके अकॉर्डिंग नमक डालते हो कि भाई पानी इतना ले लिया तो चलो नमक और चीनी इसके अकॉर्डिंग डालेंगे। ऐसा थोड़ी नमक चीनी से डिसाइड करोगे पानी कितना डालना है, नहीं ना, ठीक है। तो पहले सॉल्वेंट और उसके बाद में चीनी नमक व्हाटएवर जो तुम्हें डालना हो वो क्या है आपका सोल्यूट। इस चीज को ध्यान रखना, नॉट हमेशा प्योर वाला होगा, ठीक है, ये थोड़ी टर्मिनोलॉजी, ठीक है, यू नीड टू रिमेम्बर इट। ओके, अब आते हैं, ये हो गया बच्चा। अब अगर बहुत ही डाइल्यूट सोल्यूशन है, अगर डाइल्यूट सोल्यूशन है और वो क्वेश्चन में अपने मुंह से कह रहे कि बेटा जी डाइल्यूट सोल्यूशन, मान ले कोई परेशानी नहीं है, तो मान लेना डाइल्यूट सोल्यूशन होगा अगर, तो N2 बहुत 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 कम होगा N1 से, तो आप यहाँ पर इसको क्या कर सकते हो, इग्नोर कर सकते हो, ठीक है। और अगर आप इसको इग्नोर कर देंगे तो P0 माइनस PS अपॉन P0 इज इक्वल्स टू N2 बाय N1। आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब मान लीजिए कि आपके पास ये फॉर्मूला है, डाइल्यूट सॉल्यूशन भी नहीं कह रहा है, लेकिन आपको सवाल भी करना है पूरा, और सवाल में बेटा जी कैलकुलेशन बहुत ज्यादा हो जाती है अगर इस तरीके से आप करोगे। तो यहाँ पर आता है एक ट्रिक फॉर्मूला, ठीक है, और वो ट्रिक फॉर्मूला क्या है, इसको आप यूज करेंगे तो आपका आंसर भी सही आएगा और कैलकुलेशन भी कम करनी पड़ेगी, ठीक है। वो क्या है बेटा जी कि आप P0 माइनस, हाँ इसको सिर्फ डाइल्यूट सॉल्यूशन पे लगा सकते हैं, ये याद रखना, इसको हर किसी पे मत लगाने लगना वरना आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। P0 माइनस PS अपॉन PS, ठीक है, इक्वल टू N2 बाय N1। समझ आ गई, ये ट्रिक है, इसको आप कहीं पे भी लगा लो, डाइल्यूट पे तो यही लगेगा बेटा जी, ठीक है, इसको आप कहीं पर भी लगा लो, मतलब कि जो ये वाला है, ये वाले फॉर्मूले को आप डिस्प्लेस कर सकते हो इस वाले फॉर्मूले से। तो जिन पर आप ये लगाते थे उन पर आप ये वाला फॉर्मूला आराम से लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, कैलकुलेशन कम होगी और आंसर भी सही आएगा। क्लियर हो गई बात, समझ आ गई। तो चलिए इसी बात पर फटाफट से, क्योंकि प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी हमें कवर अप करने हैं,
तो फटाफट से प्रैक्टिस क्वेश्चन भी ले लेते हैं, ठीक है बेटा जी। ये वाला क्वेश्चन काफी टाइम से आपके पेपर में भी आ रहा है और ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में भी गिवन है, तो ठीक है, तो मैं यही क्वेश्चन ले लेती हूँ। क्वेश्चन इज, एनसीईआरटी में भी ये क्वेश्चन है, आई डोंट रिमेम्बर, आई थिंक इस पेज पर है, क्वेश्चन नंबर 15-16 के लगभग होगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, क्वेश्चन इज कैलकुलेट द वेट ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट व्हिच शुड बी डिसॉल्व्ड इन 114 ग्राम ऑफ ऑक्टेन, ठीक है। और मुझसे क्या पूछ रहे हैं बेटा जी, वेट ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, यानी कि इसका क्या पूछ रहे हैं बेटा जी, डब्ल्यू पूछ रहा है मुझसे, ठीक है, या मैं कह सकती हूँ डब्ल्यू पूछ रहा है और मास मुझे गिवन है 40 ग्राम, ठीक है। तो कितना वेट मैंने यूज किया वो ये पूछना चाह रहा है मुझसे, ठीक है। एंड वेपर प्रेशर इज रिड्यूस्ड, जो वेपर प्रेशर है बेटा वो रिड्यूस हो गया है कितना, 80%, ठीक है। वेपर प्रेशर, क्वेश्चन लिख लेते हैं यहाँ पर, वेपर प्रेशर जो है वो रिड्यूस हो गया है कितना, 80% तक, ठीक है। चलिए अब देखते हैं फॉर्मूला मैंने क्या बताया, ट्रिक फॉर्मूला से करते हैं। मार्कर भी सही नहीं चल रहा है, चलो लेट मी टेक अनदर वन। हाँ, ट्रिक फॉर्मूला से करते हैं, टिक फॉर्मूला से नहीं, पी नॉट बाय पी एस माइनस पी एस इक्वल टू N2 बाय N1। बेटा जी मुझे नंबर ऑफ मोल्स चाहिए, मेरा सॉल्वेंट तो उसने कहा है कितना है, 114 ग्राम, तो बेटा जी ऑक्टेन का अगर मास निकालेंगे तो वो भी 114 ग्राम ही आएगा, तो N1 कितना हो गया, 114 डिवाइडेड बाय 114 यानी कि 1 मोल आ गया। क्लियर, गिवन मास अपॉन मोलर मास, जिसको मोल्स में थोड़ी भी दिक्कत हो वो जाके मोल्स वाली वीडियो देखे बेटा, बिना मोल्स के फिजिकल में कुछ नहीं, ठीक है। तो चलिए अब N2 देखेंगे बेटा जी, N2 कितना होगा, W तो मुझे निकालना है, डिवाइडेड बाय 40, ठीक है। अब बेटा जी उसने कहा वेपर प्रेशर जो मेरा कम हो रहा है वो 80% तक कम हो रहा है, यानी कि 100 में तो 80 और 1 में कितना, 1 में कितना भाई, 100 में तो परसेंट का मतलब 100 होता है, तो 100 में तो 80 कम हो जाएगा, ठीक है। और 1 में कितना, 0.8, ठीक है। तो 0.8 तक कम हो रहा है, यानी कि पीएस कितना हो गया बेटा जी, मेरा पीएस मेरा कितना हो गया, 80% ऑफ इनिशियल पी नॉट। क्लियर बेटा जी, समझ आया। चलिए, यानी कि पी नॉट माइनस 0.8 पीएस बाय 0.8 पीएस, सॉरी पी नॉट, ठीक है, बराबर हो गया W बाय 40, ठीक है। क्लियर, और यहां से कैलकुलेट करेंगे 0.2, ठीक है, यहां कर दूं मैं, ठीक है, नहीं वहीं कर देते हैं, इसमें सिस्टमैटिकली चल रहा तो क्यों ऐसे बिगाड़ना। अच्छा तुम खुद बताओ कि कितना आ रहा है कैलकुलेट करके, तुम बताओ, ये तो तुम कई बार कर चुके होगे अभी तक ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। देखो 2/8 पी नॉट से पी नॉट कट जाएगा बेटा, W बाय 40, तो कट गया मेरा, और कितना आ गया, W बराबर 10 ग्राम आ गया, 10 ग्राम। क्लियर, तो रिलेटिव लोगरिथम ऑफ वेपर प्रेशर के क्वेश्चंस कैसे आएंगे, ट्रिक क्या है पता चल गई, आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। चलिए बेटा जी आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा बच्चा, इसमें एक और चीज मैं आपको बता देती हूँ, डाल्टन्स लॉ, ये एनसीईआरटी के जो बच्चे पेपर देने वाले हैं, एनसीईआरटी मतलब सीबीएसई बोर्ड के जो पेपर देंगे बेटा जी, उनको जरूरत नहीं पड़ेगी, बट कॉम्पिटिटिव में इसकी जरूरत पड़ती है। डाल्टन्स लॉ, ठीक है, तो डाल्टन्स लॉ आपको पता है, डाल्टन्स लॉ आप गैसियस स्टेट में पढ़कर आते थे, स्टेट्स ऑफ मैटर में, रिमेंबर। तो डाल्टन्स लॉ का यहाँ पर क्या यूज है, यहाँ पर है बेटा जी, क्योंकि आपको पता है कि वो वेपर स्टेट में जाती है, ठीक है, तो जब वेपर आएगी तो डाल्टन्स भी आएगा। तो अब यहाँ पर समझिए डाल्टन लॉ क्या कह रहा है कि जो पीए है, ठीक है, पीए क्या था, याद करो, पार्शियल प्रेशर ऑफ, यस, कंपोनेंट ए बराबर हो गया YA इंटू पी टोटल, ठीक है। एंड पीबी बराबर क्या होता है बेटा जी, YB इंटू पी टोटल। क्लियर, एंड दिस इक्वल टू, और आपको पता है पीए किसके बराबर होता है, याद करो, ये तो हो गया डाल्टन्स लॉ, हाँ, और राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग किसके बराबर होता है, एग्जैक्टली राउल्ट्स लॉ के बराबर, राउल्ट्स लॉ की टर्म्स में होता है काई ए पीए नॉट, काई बी पीबी नॉट। क्लियर,
अच्छा, अब एक और चीज यहाँ पर, ये मैंने आपको क्यों डायरेक्टली लिखवाया है, क्योंकि बेटा जी जब हम डाल्टन और राउल्स को साथ में रखते हैं बेटा जी, अगर आप इसके क्वेश्चंस उठाकर देखोगे ना तो बुक्स में, अच्छी अच्छी बुक्स में, ठीक है, मतलब पब्लिकेशंस के नाम मैं नहीं लूंगी, अच्छी अच्छी पब्लिकेशन की बुक में इतने निहायत ही बेकार तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया हुआ है, जो कि क्वेश्चन डायरेक्टली ऐसे सॉल्व हो सकता है बट नहीं, फिर वो बुक ऐसे कैसे लगेगी कि हाँ भाई ये बुक स्टैंडर्ड बुक है ना, नए तरीके से सॉल्व कर रखा है, ठीक है, डायरेक्टली ऐसे हो सकता है पर नहीं, पूरा पूरा प्रोसेस पूरा कंप्लीट किया हुआ है उन्होंने। बच्चे डर जाते हैं और बच्चे मेरे पास बुक लेकर आते हैं, मैम ये तो ऐसे किया हुआ है, आपने तो ऐसे कराया था। मैंने कहा बेटा जो तुझे अच्छा लगता है उससे कर ले, ठीक है। सो द थिंग इज कि जो क्वेश्चन आसानी से हो सकता है उसको आसानी से करो, टफ मत बनाओ, ओके। अब डाल्टन और राउल्स, इनको जब आमने सामने आप रखते हो तो होता क्या है कि डाल्टन ने बताया बेटा जी वेपर के लिए, ठीक है, वेपर के लिए, और राउल्स ने बताया किसके लिए, लिक्विड के लिए। तो आप क्या करते हो, लिक्विड, ये तो मोल फ्रैक्शन लिक्विड स्टेट में है ना, और ये मोल फ्रैक्शन वेपर स्टेट में, ठीक है, तो आप क्या करते हो, लिक्विड और वेपर को कनेक्ट कर लेते हो इन दोनों लॉज के मीडियम से। समझ आ गई बात, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस अभी करेंगे थोड़ी देर में, ठीक है। पहले हम ये थोड़ा कंप्लीट कर ले अपना, ठीक है, और थोड़ा पोर्शन कंप्लीट कर ले, फिर बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। ये क्वेश्चन जरूर करेंगे हम, चलो बता ही देती हूँ यहाँ पर, ठीक है। देखो कर ही लेते हैं। देखो बेटा जी अब क्या है, एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन में क्या है, मान लो कि वो तुमसे कह दे कि मुझे काई ए और काई बी का जो रेशो है वो 1:2 गिवन है, और पी ए नॉट और पी बी नॉट का रेशो 1:4 गिवन है, तो मुझे वाई ए और वाई बी का रेशो बताओ। अब ये तो मैंने तुम्हें कह दिया आसान लैंग्वेज में, ये क्वेश्चन टफ कैसे होता है समझो, ठीक है। क्वेश्चन टफ ऐसे होता है जब बच्चों को लैंग्वेज समझ नहीं आ रही होती कि ये सवाल वाला यार इतना 4 लाइन का सवाल हो गया और समझ नहीं आ रहा कौन सी चीज क्या है। अगर कोई मुझे एक्सट्रैक्ट करके दे दे तो मैं कर दूंगी, अब यहां से तो तुम डायरेक्टली कर दोगे, दिख भी रहा है यार ये कोई सवाल है, ये कोई आने लायक सवाल है, यहाँ 1/2 रखो, यहाँ 1/4 रखो और डिवाइड कर दो इन दोनों को, पीटी से पीटी कट जाएगा, वाई ए वाई बी का रेशियो आ जाएगा 1/8। ये कोई सवाल है देने का, बट परेशानी ये होती है बेटा जी, हाँ ये सवाल है देने का, पहले तो मैं इसका आंसर कर दूं, ठीक है। क्यों है, क्योंकि बेटा जी लैंग्वेज बच्चों को समझ नहीं आती, कैलकुलेशन डिफिकल्ट नहीं है, लैंग्वेज डिफिकल्ट होती है, ठीक है। फिजिकल के सवालों की लैंग्वेज ले जाती है बच्चे को। अब क्या है कहाँ ले जाती है जहन्नम ले जाती है बेटा उसको। अब देखो काई भी वो कहेगा कि बेटा जी 2 लिक्विड हैं आपके, आपस में डिसॉल्व हुए हैं और उनका जो लिक्विड स्टेट है उनमें मोल फ्रैक्शन का रेशियो इतना है, काई भी थोड़ी ना देगा, ठीक है। और फिर कहेगा कि जो प्योर स्टेट में जो ए है, ठीक है, उसका और बी का जो रेशियो है वो इतना है, मुझे बताइए द रेशियो ऑफ द मोल फ्रैक्शंस ऑफ दैट लिक्विड इन द गैस स्टेट, इन द वेपर स्टेट, गैस नहीं बोलूंगी, आई होप आपको गैस और वेपर में फर्क पता होगा, ठीक है। हाँ पता है तो बताना, ठीक है, नहीं पता है तो भी बताना ठीक है। तो काई वाई और वाई बी इस तरीके से वो आपसे रेशियो पूछेगा, ठीक है। सो डिफिकल्ट थिंग इज लैंग्वेज, ओके। तो इस पे भी हमने एक क्वेश्चन कर लिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमारा यहाँ पर बेटा जी राउल्स लॉ पूरा दोनों के लिए कंप्लीट हो गया। अब इसी के साथ हमारा और क्या कंप्लीट हुआ है, इसके साथ हमारा कंप्लीट हुआ है बेटा जी हमारा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी यानी RLBP हमने कंप्लीट कर ली है, ठीक है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बेटा जी, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है सबसे पहले, हाँ पता है आप लोगों को, यस पता ही होगा यार, ठीक है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर द प्रॉपर्टीज विच डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड करती हो, यानी कि नंबर ऑफ पार्टिकल अगर चेंज हो जाए तो वो प्रॉपर्टी भी क्या हो जाए बेटा जी, चेंज हो जाए। जैसे कि अब एक बात बताओ, सोचो जब मैंने पानी में नमक डाला तो वेपर प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया। यही तो है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का मजा, कि नंबर ऑफ जो सल्यूट पार्टिकल्स हैं वो क्या कर रहे हैं बेटा जी, उस प्रॉपर्टी को चेंज कर पाए। और ऐसी प्रॉपर्टी जो है बेटा जी, वो सबसे पहली प्रॉपर्टी है हमारी RLBP, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। दूसरी है बेटा जी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। बेटा जी इस पे जो सवाल आता है ना,
इस पे सवाल जो आता है वो बहुत ही बढ़िया सवाल होता है, ठीक है, और बच्चे रटते रटते परेशान हो जाते हैं, मैम उसका फॉर्मूला भूल गए, इसका फॉर्मूला भूल गए। एंड आई टेल यू कि सिर्फ 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, 4, ठीक है, 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के नाम याद रखो एंड यू कैन डू एनी क्वेश्चन, ठीक है, समझो इस बात को। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, थर्ड जो होगा वो होगा बेटा जी डिप्रेशन में चला जाएगा, कौन, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस हो जाएगा। एंड फोर्थ वन इज ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर। अच्छा अब समझिए, आरएलवीपी तो हमने डिस्कस कर लिया, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है। अब समझिए बेटा, एलिवेशन यानी कि जब आपने पानी के अंदर नमक डाला तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया है, सोचो, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी तो बढ़ गई ना, नंबर ऑफ पार्टिकल्स तो बढ़ गए, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी तो बढ़ गई। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, पार्टिकल्स अगर बढ़ेंगे बेटा जी तो ये कम हो ही नहीं सकती, समझ गए बेटा। अब एक और चीज समझो कि यहाँ पे लिख रहा है ऑलरेडी कि बॉइलिंग पॉइंट में क्या होने वाला है, तो इतनी बुद्धि क्यों लगानी हमें, क्यों लगानी, तो बताओ, पता चल रहा है ना कि हाँ भाई कि अगर तेरे अंदर कुछ डाला जाए यानी कि लिक्विड है हमारे पास कोई, उसमें कुछ डाल दे हम तो उसको बॉइलिंग पॉइंट यस एलिवेट होगा, क्लियर हो गई। फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस होगा, कम हो जाएगा, क्लियर हो गई। और ऑस्मोटिक प्रेशर का पता नहीं चल रहा है, बताते हैं अभी, देखो। तो यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, एलिवेशन हो रहा है बॉइलिंग पॉइंट में। अब बेटा जी जो एलिवेशन होता है वो है आपका डेल्टा टीबी, ठीक है, बॉइलिंग का बी याद रखेंगे इससे, डेल्टा टीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेटा जी मोलेलिटी ऑफ द सोल्यूशन। मोलेलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स पर केजी, एक केजी में कितने नंबर ऑफ मोल्स, वही क्या है, मोलेलिटी है, याद रखेंगे इस चीज को, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स पर केजी, ओके। अब देखिए बेटा जी अगर आप ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे तो आपका क्या आ जाएगा बेटा, डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी डॉट एम, मोलेलिटी, के बी हमेशा आपको दिया रहेगा। और ये डेल्टा टी बी और एक्सप्लेन करो बेटा जी तो क्या है, अच्छा ये बताओ, बढ़ा था तो किसका ज्यादा होगा, नॉट का ज्यादा होगा, नहीं, सोल्यूशन का ज्यादा होगा, ठीक है, क्लियर हो रही है बात, टीएस माइनस टी नॉट, क्लियर बच्चा। अच्छा अब आगे आते हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन बराबर होता है डेल्टा टीएफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलेलिटी, डेल्टा टीएफ इज इक्वल्स टू केएफ इनटू एल, क्लियर बेटा जी। यहां से 100% सवाल आएगा, 100% क्वेश्चन आएगा बेटा जी। अब समझिए ऑस्मोटिक प्रेशर में बेटा जी बहुत सिंपल है, आप पीवी इक्वल टू एनआरटी याद रखते थे ना, अब आप क्या करें, आप पाई वी इक्वल टू एनआरटी याद रखिए, बस पी की जगह पाई लगा दें, ठीक है, पी इज प्रेशर, पाई इज ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, जहां पर ऑस्मोसिस रुक जाती है वो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, ठीक है, क्यों रुक जाती है देख लो, पाई बराबर क्या हो गया बेटा जी, एन बाय वी आर टी, ये जो एन बाय वी है ये क्या है बेटा जी मेरा कंसंट्रेशन है। यहां पर दो तरह के सॉल्यूशंस आते हैं मेरे, एक तो आता है हाइपरटोनिक और होता है एक बेटा जी हाइपोटोनिक। हाइपरटोनिक जब कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाए, जिस सॉल्यूशन की ज्यादा वो हाइपर, रेस्पेक्टिव विद रेस्पेक्ट देखेंगे बेटा जी हमेशा, जिसकी कम वो हाइपो, क्लियर हो गई। ऑस्मोटिक प्रेशर कहाँ यूज होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर का बेस्ट एग्जांपल है अचार बनाना, ठीक है, अचार में बहुत बढ़िया यूज होता है बेटा जी, ठीक है, नहीं याद करो, जो बेटा जी जो जब आम का अचार डलता है, ठीक है, मेरी मम्मी बहुत अच्छा बनाती है, तो जब आम का अचार बनता है तो आम के अचार को उसमें डाला जाता है, मतलब जो जब कट कर देते हैं पूरा आमियों को कट कर देते हैं तो फिर उसको ब्राइन सोल्यूशन में डालते हैं, ठीक है, नमक का जो पानी होता है, ठीक है, नमक के पानी में डाल दिया जाता है उसको, ताकि वो क्या हो जाए बेटा जी, छोटी हो जाए, तो इतनी बड़ी बड़ी आम की वो थोड़ी ना खाएंगे, उनको क्या करने के लिए बेटा जी, उनमें से सारा पानी निकालने के लिए, ठीक है। तो वहां पर क्या होता है बेटा जी, सोल्यूशन। अब तुम एक बात सोचो यार, तुम जब बादाम को भिगोते हो, ठीक है, या किशमिश को, ठीक है, रेजिन्स को जब डाला जाता है तो फूल क्यों जाती है ना, चल रहा है ना बेटा जी, लिक्विड आवन जावन चल रहा है उनका, ठीक है, इसीलिए तो हो रहा है ये। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं बेटा जी। हाँ बेटा जी देखो,
यहाँ पर सारा खेल है मोलैलिटी का। अगर आपको मोलैलिटी ढंग से निकालनी आती है, आपने बिल्कुल कैलकुलेशन सही किया, आपका सवाल गलत हो ही नहीं सकता। ठीक है, क्लियर बात, क्लियर बात। लेकिन सवाल यहाँ पर गलत होता है, मतलब कैलकुलेशन भी नहीं होती बच्चे की। यहाँ तो कैलकुलेशन में बच्चों का गलत हो सकता है, यहाँ तो कैलकुलेशन भी नहीं है, फिर भी बच्चे सवाल गलत कर देते हैं। रीजन सुनिए उसका क्यों, और यही चीज, यही टिप कह लो, ट्रिक कह लो, याद रखनी है। ठीक है, वो चीजें बता रही हूँ मैं आपको जो बच्चे गलत करते हैं। ठीक है, देखो, जब भी आपकी यूनिट डिफरेंट होगी तो आंसर गलत आएगा। ठीक है, मान लो यूनिट जो पाई मांग रहा है आंसर में, एटीएम में मांग रहा है, और आपने जो यूनिट रख दी वो गलत और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में निकाल दिया, तो गलत ही हो जाएगा ना बच्चा। ठीक है, आप तो यूनिट पे तो ध्यान देते नहीं, इतना तो टाइम होता नहीं आप लोगों के पास कि आप यूनिट पे ध्यान दे सको, है ना। तो यूनिट पे ध्यान दो थोड़ा सा और मेरी बात सुनो। ठीक है, देखो बेटा, जब भी आपका जो पाई है आपको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में निकालना हो, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का मतलब क्या होता है बेटा जी, पास्कल होता है। ठीक है, जब पास्कल्स में निकालना हो तो आप आर की वैल्यू हमेशा 8.314 रखेंगे जूल पर केल्विन मोल। ठीक है, आर की वैल्यू ले डूबेगी आपको, और जो वॉल्यूम है बेटा जी वो दैट शुड बी इन मीटर क्यूब, ये मीटर क्यूब में होना चाहिए। अब आप समझ रहे हो, मीटर क्यूब, मीटर जूल, समझ आ गई बात। अब देखो, अब दूसरी चीज क्या, ये मैं बता रही हूं, यहां पर देखिए, जब भी आपका पाई जो है वो एटीएम में निकालना हो, ठीक है, ये बड़ा प्यारा है, तो जो आर की वैल्यू रखेंगे बेटा जी आप वो रखेंगे 0.0821 लीटर एटीएम। ठीक है, और जो वॉल्यूम रखेंगे बच्चा, बताओ मेरा, तुम ही बताओ कि वॉल्यूम किस यूनिट में होना चाहिए। भाई यहाँ लीटर है तो लीटर में ही होगा ना, लीटर में रख लेंगे। और बेटा जी ये लीटर एटीएम है, आप देखो एटीएम में आ रहा है, यहाँ लीटर हो गया। अब कैलकुलेशन करने में बहुत डिफिकल्टी होती है बच्चों को, इसके लिए एक ट्रिक आप याद रखेंगे, हमेशा याद रखो बेटा जी, मोल में भी बहुत काम में आएगी, यहाँ काम में आएगी, जो आप आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ते हो, गैसियस स्टेट पढ़ते हो, वहां पर भी, यानी फिजिकल केमिस्ट्री में कहीं पर भी आपको बहुत ज्यादा काम में ये ट्रिक आती है। वो क्या है, 0.0821 को आप लगभग 1/12 लिख सकते हैं। जब आप 1/12 लिखेंगे बेटा जी तो कैलकुलेशन ऐसे 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 हो जाएगी। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गई। तो हमने क्या पढ़ा अभी तक, हमने 4 क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी कंप्लीट की हैं, आरएलबीपी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन, ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर में बच्चे क्या गलती करते हैं मैंने आपको बता दिया। ठीक है, क्या करना है, अगर आपका पाई, ऑप्शंस में देख लो, ऑप्शंस में देख लो बेटा जी, अगर आपका पाई, या फिर डिस्क्रिप्टिव है तो पूरा सवाल पढ़ के देख लो कि हाँ ज्यादातर यूनिट किस में गिवन है। ठीक है, क्लियर हो गई बात। तो अगर आपका पाई एटीएम में आता है, वॉल्यूम लीटर में है, तो आपके आर की वैल्यू 1/12 रखिए, 0.0821 को, यही है ड्रिल। अब दूसरी चीज इधर, अगर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में है तो ये रखिए। क्लियर हो गया, चलते हैं अब आगे। चलिए, ओके, ये हो गया कंप्लीट। अब क्या बच गया बेटा आपका, इसमें एक चीज और समझानी बेटा आपको, इसमें से एक और क्वेश्चन आपका लगता है, और वो क्वेश्चन कैसे होगा कि वो आपको, देखो मैंने अभी आई फैक्टर आपको नहीं कराया, इसके बाद मैं आई फैक्टर ही कराऊंगी। ठीक है, बट थोड़ा सा क्वेश्चन देख लो। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा कि मान लीजिए आपको गिवन है 1 मोलर यूरिया और 1 मोलर NaCl है, 1 मोलर Na2SO4 है और 1 मोलर Al2SO4 का होल थ्राइस है, ये है। ठीक है, अब वो आपसे क्या कह रहा है कि मुझे ये बता दीजिए कि इनका Cp का यानी कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का ऑर्डर क्या होगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होगा, इसका फ्रीजिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होगा, इसका वेपर प्रेशर का ऑर्डर क्या होगा, इसका पाई का ऑर्डर क्या होगा। क्लियर बात, समझ आ गई। ठीक है, ये आपसे सवाल में पूछा है, यानी कि इन टोटल आपसे 5 प्रॉपर्टीज उसने पूछ डाली है, A, B, C, D, E। ठीक है, 5 प्रॉपर्टी पूछ डाली है, कैसे करते हैं। ठीक है, देखो बच्चा, वैसे पूछेगा एक ही, लेकिन मुझे तो भाई ज्यादा क्वेश्चंस कवर करने हैं कम टाइम में, इसीलिए मैं 5 पूछ रही हूँ। तो यहाँ पर देखना बच्चा, यहाँ पर जो आई फैक्टर है, आई का मतलब होता है, आई इज अ एक्सटेंट ऑफ एसोसिएशन और डिसोसिएशन,
कि कोई एसोसिएट हो सकता है तो और कोई डिसोसिएट हो सकता है तो वो कितना होगा, वो आई है। समझ हो गई? हो गई नहीं? आ गई। ठीक है, तो देखो यूरिया तो डिसोसिएट होता नहीं, तो जो भी डिसोसिएट नहीं होता बेटा जी उसका जो आई है वो हम 1 ले लेते हैं। अब NaCl 2 आयंस में डिसोसिएट होगा प्लस और माइनस, तो आई बराबर हो गया 2, इसका आई बराबर कितना हो गया 2 और 1 3, और इसका आई बराबर हो गया 3 2 5, 2 यहां से 2 यहां से 3 यहां से 2 यहां से 1 यहां से, 4 मत ले लेना ना, 4 मत लेना। ठीक है, कितना हो गया भाई, सल्फेट आयन है तो 2 और 1 ठीक है, 1 1 2, क्लियर। आई तो ये हो गया। अब याद रखिएगा बेटा जी कि मैंने आपको बताया था कोऑर्डिनेटिव प्रॉपर्टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स। नंबर ऑफ पार्टिकल्स, अब देखो आई यही तो बता रहे कि डिसोसिएट हो रही है, जब भी डिसोसिएशन होगा आई की वैल्यू जो होगी बेटा जी ज्यादा होगी, आई की वैल्यू 1 से ज्यादा होगी, और एसोसिएशन में आई की वैल्यू कम होगी। और अगर आपका आई बराबर हो जाए 1 के तो इसका मतलब क्या है बेटा जी, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। क्लियर, जैसे कि सुक्रोज है, ग्लूकोज है, यूरिया है, तो वो आई इक्वल टू 1 है। क्लियर, चलिए अब आगे बढ़े। सीपी बेटा जी, सीपी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स। चलो चलो चलो, नंबर ऑफ पार्टिकल सबसे ज्यादा कहाँ, बिल्कुल सही, हमारा लास्ट वाला, इसको बोल देते हैं ए बी सी डी। डी में सबसे ज्यादा, फिर सी में, फिर बी में, और फिर ए। ठीक है, क्लियर। अच्छा देखो यहाँ क्या था, एलिवेशन था ना, तो ये बता ही रहा है कि कोऑर्डिनेटिव प्रॉपर्टी अगर बढ़ेगी तो मैं भी बढ़ूंगा, बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा, और बॉइलिंग पॉइंट के साथ और कौन बढ़ेगा बेटा जी, पाई बढ़ेगा। यानी कि 2 प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जो बढ़ती हैं जब कोऑर्डिनेटिव प्रॉपर्टी बढ़ती है, और 2 प्रॉपर्टीज ऐसी है डिप्रेशन लोअरिंग जो कम होती है। क्लियर हो रही है बात, 2 प्रॉपर्टी बढ़ेंगी, 2 प्रॉपर्टी कम होगी। नाम अगर याद है तो पता याद ही रहेगा यार कि कौन सी प्रॉपर्टी बढ़ेगी कौन सी कम होगी, याद करो। इस बात देखो, मुझे देखो, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, यस लोअर होगी। ठीक है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेट होगा, रिमेंबर, ओके। एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा। क्लियर, चलो, यानी कोऑर्डिनेटिव प्रॉपर्टी का जो ऑर्डर होगा वही बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर भी होगा, और वही मेरा पाई का ऑर्डर भी होगा। क्लियर, और इन दोनों का ऑर्डर बिल्कुल सेम होगा, और बिल्कुल क्या होगा, ऑपोजिट होगा, उल्टा होगा, ए बी सी डी। क्लियर हो गई बेटा बात। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए अब आगे चलते हैं। अब बेटा जी, अब इतनी बात हमने कर ली है तो आई को भी खत्म करते हैं फटाफट। ठीक है, आई की बात भी कर लेते हैं, फिर हमारा बचेगा हेनरीज लॉ, और इसके जो भी पीडीएफ होगी, जो भी नोट्स है बेटा जी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। टेलीग्राम, हाँ, और हाँ बेटा, अगेन कैसे बोलते हैं वो, लाइक सब्सक्राइब शेयर तो कर देना प्लीज। ठीक है, अभी मुझे ठीक से बोलना आता नहीं है वो लाइक सब्सक्राइब शेयर, ओके। तो अगर कर सकते हो तो कर देना बेटा, दैट वुड बी अ सपोर्ट फ्रॉम योर साइड। अच्छा देखिए बेटा जी, आई होता है आपका वेंट हॉफ फैक्टर, वेंट हॉफ फैक्टर। अभी मैंने क्या बताया बेटा जी, वेंट हॉफ फैक्टर क्या होता है कि ये बताता है एसोसिएशन, डिसोसिएशन, और क्या, यही बताता है, और क्या बताएगा, तो एक्सटेंट ऑफ एसोसिएशन एंड मैं दोबारा लिख लूंगी इसको, डिसोसिएशन। ठीक है, चलो अब देखो बेटा जी, अब ये आई अगर देखना बेटा जी, ध्यान से देखना, अगर मान लीजिए आपका है एसोसिएशन हो गया, एसोसिएशन होता है बेटा जी जैसे डाइमर बना देना, ट्राइमर बना देना, वो होता है एसोसिएशन। ठीक है, और यहां हो गया आपका डिसोसिएशन, और ये हो गया बेटा जी आपका क्या, एसोसिएशन, डिसोसिएशन, और इलेक्ट्रोलाइट, या फिर प्योर बोल सकते हो, प्योर इलेक्ट्रोलाइट, और यहाँ पे लिख दो इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है बेटा जी, वो इलेक्ट्रोलाइट जो डिसोसिएट नहीं होता है तो उसका आई बराबर हम 1 लेते हैं,
जो डिसोसिएट होगा उसका आई आप ऐसे निकाल सकते हो, आई इज इक्वल टू 1 प्लस n माइनस 1 अल्फा। ठीक है, अगर बेटा जी इफ अल्फा जो है वो DOD है यानी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, अगर आपका जो अल्फा है वो 100% है यानी पूरी तरह से ये अल्फा टूट जाता है, तो अगर ये 1 होगा तो आप देखिए बेटा जी ये 1 है तो आप ये खोलेगा तो 1 से 1 कट जाएगा तो आई इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो इसीलिए हम वहां पर जो हमने आई लिया वो टोटल डिसोसिएटेड यानी कितने पार्टिकल डिसोसिएट होंगे उतने लिए हम। ओके ओके, नाउ आई मूव नेक्स्ट। यहाँ पर क्या होगा, एसोसिएशन। एसोसिएशन होगा जैसे कि मान लीजिए आपका A है और इसने A2 बना दिया, डाइमर बना दिया, या A ने A3 बना दिया। ठीक है, 2A ने मिलके A2 बना दिया, 3A ने मिलके A3 बना दिया, तो यहाँ क्या बन गया, डाइमर बन गया। यहाँ क्या बन गया बेटा जी आपका ट्राइमर, हाँ ट्राइमर बन गया। ठीक है, अब देखो बेटा I बराबर जो होता है वो होता है 1 प्लस यहाँ पर 1 बाय n माइनस 1 बीटा। ये जो है ये है DOA यानी डिग्री ऑफ एसोसिएशन। अब बेटा जी इस चीज को समझिए कि यहाँ पर जो मेरा I है वो हमेशा कम होगा 1 से, यहाँ पर मेरा जो I है वो हमेशा 1 से बड़ा होगा, और वहां पर जो मेरा I है वो 1 के इक्वल होगा। क्लियर हो गई बात? ठीक है, अच्छा देखिए जब आप I निकाल रहे हो तो कंसंट्रेशन का कोई भी रोल नहीं है। मान लीजिए वो आपसे पूछ ले कि कैलकुलेट I for NaCl of 0.8 मोलर एंड अल्फा गिवन है आपको, अल्फा सपोज आपको 0.2 गिवन है, ठीक है, या 20% गिवन है, तो भाई एक बात सोचो, तो I बराबर कितना होगा 1 प्लस n माइनस 1 अल्फा। ठीक है, अब अल्फा कितना बेटा जी 20% यानी 0.2। ठीक है, तो 1 प्लस डिसोसिएट कितने होते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल कितने डिसोसिएट होते हैं, वो n है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल डिसोसिएटेड कितने हैं बेटा जी 2 माइनस 1, और ये कितना हो गया 0.2, तो ये हो गया 1 प्लस 0.2 यानी 1.2। देखो आया ना ज्यादा। क्लियर? तो इसमें कंसेंट्रेशन कुछ भी दे दे उसका रोल नहीं है I निकालने में। और I का एक और फॉर्मूला होता है, मैं ट्रिक से बता देती हूँ बेटा जी, वो फॉर्मूला है कि ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, अब चीज समझिए बेटा जी, मोलर मास के टर्म्स में ये उल्टा हो जाएगा, कैलकुलेटेड मोलर मास डिवाइडेड बाय ऑब्जर्व्ड मोलर मास। ठीक है, अब देखो ये जो है आप इसको याद रखेंगे OBC से, OBC। ठीक है, I बराबर OBC। ठीक है, ऑब्जर्व्ड बाय कैलकुलेटेड। क्लियर बच्चा? ठीक है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के केस में। ओके, अब आगे बढ़ते रहे, हो गया इतना। अब बेटा जी हम पहुंचे हमारे हेनरीज लॉ पर। हेनरीज लॉ पे क्वेश्चन आता है तो बढ़िया ही आता है। ठीक है, कैलकुलेशन भी अच्छी खासी, और समझने के लिए तो आपको पता ही है, समझना तो पड़ेगा ही है, हेनरीज लॉ में वरना क्वेश्चन होते ही नहीं। तो बेटा जी समझिए, हम हेनरीज लॉ लगाते हैं गैस एंड लिक्विड में। ठीक है, कहाँ लगता है बेटा जी हेनरीज लॉ? हेनरीज लॉ लगता है मेरा गैस एंड लिक्विड में। अब देखिए जैसे मान लीजिए मैंने कहा CO2 इन वाटर में, तो आप किस पर लगा रहे हो, CO2 पर लगा रहे हो। क्लियर? डन। अच्छा देखो, अब हेनरीज लॉ किससे डील कर रहा था बेटा जी, ये डील कर रहा था सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस से। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस कई बार पूछ लेता है बेटा जी कि हेनरी लॉ किससे डील करता है। ठीक है, और किसका इफेक्ट बताता है, और क्या बोलेंगे, किसका इफेक्ट बताता है बेटा जी, प्रेशर का इफेक्ट बताता है। ठीक है, प्रेशर का इफेक्ट बताता है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस पर। अब देखिए क्या कहता है, हेनरीज लॉ कहता है कि किसी भी गैस का जो मास है जो डिसॉल्व किया जाता है इन अ लिक्विड, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर अप्लाइड ऑन इट, यानी कि जितना ज्यादा प्रेशर अप्लाई करेंगे किसी गैस पर वो उतना ज्यादा किसी लिक्विड में डिसॉल्व हो जाएगी। ठीक है, और प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट जो है वो होता है KH, यानी ये कौन है बेटा जी, हेनरीज कांस्टेंट है। सवाल हेनरी से ज्यादा हेनरी के कांस्टेंट पर आते हैं। ठीक है, हेनरीज कांस्टेंट पर क्वेश्चन आते हैं बेटा जी। क्वेश्चन क्या आते हैं अभी बताते हैं। ठीक है, अब देखो बच्चा एक और समझ लीजिए आप, एक और क्या कह रहा है वो, मतलब एक और स्टेटमेंट क्या है कि जो मोल फ्रैक्शन है ऑफ दैट गैस
dissolved in a liquid. Mole fraction of that gas dissolved in a liquid that is directly proportional to the pressure applied on that gas. ठीक है, यानी मैं किस पर लगा रही हूँ, CO2 पर. कान खोल के सुनना बेटा जी, तभी आपको याद भी रहेगा. ठीक है, कानों से हाथ हटा दो और सुनो इसको ध्यान से. गैस पर लग रहा है, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर अप्लाइड ऑन इट. ठीक है, अब देखो जी बेटा जी, ये जो हेनरीज कांस्टेंट है वो है हमारा KH. ठीक है, अब देखो आपको पता है कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस बढ़ती है अगर आप प्रेशर को बढ़ाते हैं, यानी कि जब आप प्रेशर को बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी. ठीक है, अच्छा बेटा जी, जो मेरा KH है वो जब बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी कम होगी, और KH कब बढ़ता है, टेम्परेचर के बढ़ाने पर. तो कई बार क्या करता है, वो एक टेबल दे देता है, एक तरफ KH लिखे होते हैं, एक तरफ टेम्परेचर लिखे होते हैं. ठीक है, और आपको मैच करने होता है. तो आपको याद रखना है बेटा कि जिसका KH ज्यादा उसका टेम्परेचर भी ज्यादा होगा, एंड मोर इम्पोर्टेंट उसकी सॉल्युबिलिटी कम होगी. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इस पे कम से भी कम बेटा 2 टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं. एक बार आपको टेबल में ये दे दे, एक बार आपको टेबल में ये दे दे. क्लियर? ठीक है, वो ये नहीं देगा. टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी का तो बहुत शुरू में पढ़ लिया था ना हमने. ठीक है, तो वो बहुत आसान हो जाता है, वो नहीं देगा. क्लियर? चलो बेटा जी, अब ये हो गई डिपेंडेंसी. और KH किस पर डिपेंड करता है, KH डिपेंड करता है नेचर ऑफ गैस पर. गैस का नेचर क्या है, नेचर ऑफ गैस. ठीक है, और टेम्परेचर का तो मैंने बता दिया, और नेचर ऑफ लिक्विड का. लिक्विड का नेचर क्या है, क्योंकि मैंने आपको बताया था लाइक डिसॉल्व लाइक, जो जैसा है वो वैसे में ही क्या होगा बेटा जी, डिसॉल्व होगा. क्लियर? अच्छा बेटा, यहाँ पर एक चीज बहुत ध्यान रखनी है आपको कि जब यहाँ पर आप प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटाते हो तो यहाँ पर KH आएगा. जो KH का यूनिट है वो आपको ध्यान रखना है. अगर KH का यूनिट, देखिए यहाँ पर मोल फ्रैक्शन ये है, यहाँ पर KH का यूनिट ATM इनवर्स है, तब तो ये वाला होगा फॉर्मूला. अगर ATM है तो बिल्कुल उल्टा होगा. कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैं KH को किस तरफ लगाऊं. बुक में कहीं लिखा था और मैं KH कहीं और लगा रहा हूं, जिससे कि सवाल मेरा नहीं बन रहा. तो आप क्या करेंगे बेटा जी, सवाल के अंदर KH का यूनिट देख लेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि कैसे फॉर्मूला अप्लाई करना है. देखो मैं दोबारा समझा देती हूँ, एक बार देखो बेटा जी. अब ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लगा हुआ है, तो प्रोपोर्शनैलिटी साइन लगा हुआ है, तो कांस्टेंट तो आप इधर भी लगा सकते हो, इधर भी लगा सकते हो. मान लो मैंने ये लगा दिया तो भी गलत नहीं कहेंगे, और मान लीजिए मैंने ये लगा दिया काई जी KH काई जी, तो भी गलत नहीं कहेंगे. नहीं कह सकते ना, दोनों ही केसेस में गलत. लेकिन जब आप कैलकुलेशन करोगे, यानी न्यूमेरिकल की कैलकुलेशन करोगे, तब गलत हो जाएगा, तब तो गलत हो जाएगा. ठीक है, तो उससे बचने के लिए आप क्या करेंगे, आप KH का यूनिट देख लेंगे. अगर KH का यूनिट ATM इनवर्स है तो आपको पता है यहाँ पर ATM होगा, तो ATM से ATM इनवर्स कट के मोल फ्रैक्शन का यूनिट क्या होता है बेटा जी, कुछ नहीं होता, तो कुछ नहीं हो जाएगा. यानी ये वाला फॉर्मूला तब अप्लाई करना है जब KH ATM इनवर्स हो. और यहाँ देखिएगा ये क्या है बेटा जी, कोई यूनिट नहीं होती, इसकी यूनिट फिर क्या होनी चाहिए, ATM. अभी तो इसकी यूनिट ATM होगी. ठीक है, तो अगर इसकी यूनिट ATM है तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे. बात समझ आ गई बेटा जी, क्लियर हो गई. ठीक है, ये था बेटा हेनरीज लॉ. ओके, और हेनरीज लॉ हमने अब कंप्लीट कर लिया है. नाउ आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर. ओके, सो पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और बहुत 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 खुश रहिए. और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर. ओके, थैंक यू, बाय.